अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सोशल डिस्टेंस का ख्याल कर रहे होंगे और जो भी प्रिकॉशंस हैं उसको ले लोगे। तो आज का लाइव आने का जो मकसद है हमारा ये है कि हम वही अपनी पीपी को इन्फोर्समेंट और कुछ न्यू टिप्स आपके साथ शेयर करें। सेकेंडली, एक बहुत इशू चल रहा था बहुत दिनों से, सोशल मीडिया पे सुन रहे थे कि पैरामेडिक्स में और आरएनस के अंदर क्या डिफरेंस है। तो पैरामेडिक्स और आरएनएस के डिफरेंस की बात करते हैं तो पैरामेडिक्स और आरएनएस जो हैं हमारे, उनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। एजुकेशनल कुछ डिफरेंसेस होती हैं। आरएनएस जो होती हैं वो बैचलरेट होती हैं और पैरामेडिक्स जो होते हैं वो एसोसिएट डिग्री लेकर आते हैं, इंटरमीडिएट कुछ कोर्सेज करते हैं। पैरामेडिक्स पाकिस्तान में तो बहुत कुछ इसका स्कोप नहीं है, बहुत कुछ इसकी डेफिनेशन भी डिफाइन नहीं है। तो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो पैरामेडिक्स का जो रोल होता है वो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जो होता है वो पेशेंट को हैंडलिंग होती है, जो कि आप घर से अगर कॉल करते हैं कोई पेशेंट सिचुएशन है तो ऐसी तो वो घर से उसको पिक करके हॉस्पिटल फैसिलिटी तक छोड़ना पैरामेडिक्स की जिम्मेदारी थी, जिसके अंदर वो मेडिकेशंस भी देखते हैं, उसकी हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग भी देखते हैं और कुछ और नीड्स हो तो उसको फुलफिल करते हैं। वंस वो अगर पेशेंट को हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं तो वहाँ से जो हैंड्स ऑन होता है, हैंड्स ऑन में नर्सिस की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको वहाँ से ले लें और उसकी जो भी आगे की मैनेजमेंट है हॉस्पिटल सेटिंग में वो उसको देखना। और अगर घर में पेशेंट को कुछ ज़रूरत है केयर की तो वो नर्सेज उसको होम केयर सेटिंग्स में भी देखती हैं या डॉक्टर्स की क्लिनिक्स में देखती हैं। तो ये सारे मामला यहाँ तक रहते हैं। और यहाँ पर पैरामेडिक्स की डेफिनेशन लोग ये बताते हैं कि भाई वो हमारे जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं ये होते हैं। तो पैरामेडिक्स का मतलब होता है, पैरा का मतलब होता है अलॉन्ग साइड, मतलब आपके साथ, मेडिक्स के साथ जो काम करने वाला स्टाफ होता है उसको पैरामेडिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर किसी भी पैरामेडिक्स की दिल आज़ारी हो किसी भी नर्स की किसी बात से तो मैं उसके लिए माजरत करता हूँ और थोड़ा सा बात को तेज़ करते हुए बताते हैं जी। सेकंड चीज़, प्रॉपर यूज़ ऑफ पीपीई। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बहुत प्रिकॉशंस कर रहे हैं, बहुत मतलब एग्रेसिव प्रिकॉशंस चल रही हैं। अगर आप किसी वार्ड में जाते हैं और वहाँ पर आपको वो आइसोलेशन गाउन पहनना होता है, आपको कैप पहननी होती है, अगर किसी पेशेंट के रूम में जाते हैं तो ग्लव्स पहनने होते हैं तो हम जब ये सब चीज़ें पहन लेते हैं तो हम फील करते हैं कि हम बहुत सेफ हैं। लेकिन जब हम पहनने के बाद इन्हीं ग्लव्स के साथ स्टेथोस्कोप लेते हैं, पेशेंट को असेस करते हैं और जब बाहर आते हैं तो स्टेथोस्कोप का सिर्फ बल्ब क्लीन करके बाहर रखते हैं, प्लस स्टेथोस्कोप फिर हैंग करते हैं, फिर पेन निकालते हैं, पेन से आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, पेन दोबारा जेब में रख लेते हैं और फिर जाते हुए भाई आप ग्लव्स उतारते हैं, हाथ धोते हैं, गाउन उतार के फेंक देते हैं। तो जो आपने उन ग्लव्स के साथ उस पेन को टच किया, एक तो वो पेन इन्फेक्टेड हो गया, आपकी पैंट में गया, आपकी पैंट पॉकेट में गया, वो भी आपने इन्फेक्टेड की। स्टेथोस्कोप का सिर्फ बल्ब साफ किया लेकिन उसकी टोटल बॉडी को साफ नहीं किया, वो भी आपके गले में लटका रहा, आपने उसको तो साफ नहीं किया, वो भी इन्फेक्टेड हुआ। फिर आप जिस जिस चीज़ को टच करते जाएंगे उस तरह एक सर्कल को, अपना साइकिल को एक मेंटेन करते हुए हर चीज़ को रहें। तो मेरा कहना है कि अगर आपने एक दफ़ा पीपीई वेयर कर लिया है तो फिर आप कोई और काम नहीं कर सकते। आप नोट्स नहीं डाल सकते हैं, आप पेशेंट के रूम में जा रहे हैं, स्टेथोस्कोप का यूज़ करना है तो फिर अगर स्टेथोस्कोप बहुत नीड है तो उसको कंप्लीट क्लीन करें। तो ये छोटी 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 बातों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जहन में रखना चाहिए। अब किसी भी वार्ड में जाएं तो आपको भाई गाउन तो पहनना ही पहनना है। आप उस रिमूव करते हो, मतलब उस गाँव एरिया से, फैसिलिटी से जब मूव आउट होते हैं, उसको लीव करते हैं तो आपको वो इक्विपमेंट्स वहीं रिमूव करनी है। फिर ख्याल ये करना है कि इक्विपमेंट्स को बहुत एग्रेसिवली रिमूव नहीं करना है, बहुत स्लोली स्लो रिमूव करना है, क्योंकि उसके ऊपर जो पार्टिकल्स अगर डिपॉजिट हुए या बैठ गए तो जब आप उसको बहुत एग्रेसिवली रिमूव करते हैं तो वो एयर के साथ फ्लाई करते हैं और उसकी डायमीटर बढ़ जाती है। जब आप उसको बहुत एग्रेसिवली रिमूव करते हैं तो वो बहुत प्रेशर के साथ डिसलॉज होते हैं, डिसलॉज होने के बाद बहुत दूर तक गिरते हैं। तो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं जब आप उसको रिमूव करें वो ड्रॉपलेट्स उड़ती हैं तो फिर एरोसोल्स बन जाती हैं, वो बहुत दूर तक चली जाती हैं। तो पीपी रिमूव करते वक्त ये ख्याल रखना है कि बहुत स्लोली, केयरफुली और बहुत कामली आपने काम करने हैं। थर्ड चीज़ कि आजकल वो N95 का मसला चल रहा है कि N95 के बहुत एक्सटेंडेड यूज़ की ज़रूरत है, बहुत रीयूज़ करना है उसको, उसकी स्टरलाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड उसकी शॉर्टेज हो गई है N95 की। अब प्रॉब्लम है कि बस मास फिटिंग टेस्ट करते हैं हम तो उसके अंदर भी बहुत प्रॉब्लम्स ये कि ग्रीन कलर के आ गए हैं, वाइट कलर के आ गए हैं, फिर उसमें KN95 आ गया है, उसमें फिर PN95 भी को आ गया है। तो जो KN95 है ये कोरियन स्केलिंग है, कोरियन एक पैरामीटर है जिससे वो लोग करते हैं, उसको नापते हैं। तो उसकी शेप डिफरेंट है, उसका मटेरियल डिफरेंट है,
काम ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा, उसके अंदर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो जो हम ग्रीन वाले N95 के साथ अगर मास फिटिंग टेस्ट करवाते हैं, तो अगर उसको जगह आपको वाइट मिल जाता है, तो उसके अंदर आपको फिर जो N95 का फिटिंग टेस्ट है वो दोबारा से रिपीट करना होता है। फिर उसकी स्टोरेज पे मुझे बहुत सारे कंजर्वेशन हैं कि आप जब N95 रिमूव करते हैं, उसको कुछ किसी भी ब्रीदेबल बैग में डालते हैं, उसकी स्टोरेज कैसे करते हैं, पॉकेट्स में रखते हैं, बैग कबर्ड में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, उस पर अगर कोई भारी चीज़ आती है तो N95 की जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाती है, और फिर अगर आप पहनेंगे तो उसकी वो सीलिंग वैसे मेंटेन नहीं रहती। वैसे रिकमेंडेशन यही है कि जब भी आप N95 पहने तो सीलिंग टेस्ट जरूर कर लें, और एक दफ़ा N95 अगर आपने पहन लिया तो उसके फ्रंट को टच नहीं कर सकते। एक तो उसकी स्टोरेज का ख्याल करना है, उसकी शेप का ख्याल करना है। अगर आपका N95 5 दफ़ा से ज़्यादा यूज़ हो गया है या 5 दिन से ज़्यादा यूज़ कर दिया, तो आपको रिकमेंड है कि आप उसको चेंज करें। 5 दिन से ज़्यादा कोई भी N95 यूज़ ना करें। और इसके बाद जब आपका N95, आजकल तो आपको बताऊँ रीस्टरलाइजेशन की बातें करें तो रीस्टरलाइजेशन के 3-4 ऑप्शन हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहे हैं। एक तो आपका प्लाज्मा जो स्टरलाइजेशन, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ आप उसको वेपर्स के साथ उसको स्टरलाइज करते हैं। सेकंड, उसके अंदर आप उसको लाइसॉल स्प्रे या कोई प्रोपेनॉल स्प्रे उस पर करके लोग रख रहे हैं। थर्ड ऑप्शन उसके बाद है कि यूवी लाइट के अंदर। यूवी लाइट के अंदर सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए वो उसके अंदर जाता है और वर्ल्ड वाइड इसको रिकग्नाइज भी किया जा रहा है। प्रॉब्लम है कि सारे के सारे जो प्रोसीजर्स हैं ना बहुत कॉस्टली हैं, और इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ भी नहीं कि हम लोग बहुत सारे हज़ारों की तादाद में N95 उसके अंदर रख कर उसको रीस्टरलाइज, क्लीनिंग, डिसइंफेक्ट करे जाए। तो इसका जो एक आसान हल है, हमारे पास 3M के अंदर कुछ हैवी और वर्कर्स के लिए जो एक उन्होंने वो प्लास्टिक के रेस्पिरेटर्स बनाए हुए हैं, जो कि मोस्टली जहाँ हैज़र्डस मटेरियल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल साइट्स होती हैं, जहाँ पर आपके बहुत बड़े कारपेंटरिंग होती है, तो उन्होंने बनाए। तो उसके अंदर लास्ट एपिसोड में आपको हमने दिखाया था कि हम ये वाला मास्क है। इसके अंदर बहुत सारी आपके क्लासेस हैं। ये 6200 सीरीज़ है, उसके बाद आपके पास 5500 सीरीज़ आती है, फिर 7000 सीरीज़ आती है। तो इनका जो है ना बहुत हैवी ड्यूटी होते हैं, और सबसे जो इनका बेनिफिट ये है कि आप इसको वॉश कर सकते हैं, इसको रीयूज़ कर सकते हैं, और सालों साल इसको यूज़ कर सकते हैं अगर ये आपके पास सही है। और इसकी अगर आपको स्पेसिफिकेशन सही है इसकी तो हमारे से एक वीडियो है, उसको देख सकते हैं। आपको बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही आज देंगे इसका, क्योंकि बहुत रिसर्च के बाद पता लगा कि अच्छा इसमें ना 2 किस्म के आपके पास फिल्टर्स कार्ट्रिजेस आती हैं। ये वाली जो फिल्टर कार्ट्रिजेस है ये वेपर्स और गैसेस एक्सपोजर के लिए यूज़ करती हैं। अगर खुदा न खास्ता कहीं मर्करी स्पेल हो जाता है कि नाइट्रोजन गैस वगैरह इस तरह की है, कोई हीलियम गैस लीक हो जाती है, तो आप इसको पहने तो ये गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये इसकी एफिकेसी एयरबॉर्न डिजीज़ में अच्छी नहीं होती है, तो इसकी नीड एज पर आपको नहीं होती है। सेकंड चीज़, ये पार्टिकुलेट फ़िल्टर्स होते हैं। ये पार्टिकुलेट फ़िल्टर्स कहलाते हैं। ये एयरबॉर्न डिजीज़ेस और इस तरह के इन्फेक्शंस जो भी प्लेसेस होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। तो ये आपने 2 महीने 3 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। कॉस्टली है, लेकिन मसला ये है कि आपका 2,500 से 3,000 के दरमियान में आजकल N95 आ रहा है। 4,000-5,000 रुपये का ये भी मिल जाता है। ये 4-5 हज़ार की चीज़ आप 2 साल चला सकते हैं। N95 2,500-3 हज़ार रुपये के आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो बनिस्बत उसके कि वो यूज़ करें, आप ये यूज़ कर लें, और साथ में तकरीबन आई थिंक 2,500 से 3,000 रुपये की ये कार्ट्रिज फ़िल्टर भी मिल जाती है, जो कि 2-3 महीने चलती है। तो बनिस्बत उसके आपके N95 के ये ज़्यादा सिक्योर है, इसकी सील बेहतर बनती है, डीफॉर्म नहीं होता है, आप इसको वॉश कर सकते हैं, वॉश करने के बाद रीयूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आपकी इंस्टीट्यूट इसके लिए अलाउ करती है तो उनको आपको ये ले लेना चाहिए बनिस्बत इसके कि N95 लें, जिसकी वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज हो रही है, उसको रीस्टरलाइज करें। रीस्टरलाइज के अंदर भी आपको वो रहेंगी आपकी रिजर्वेशंस हैं कि भाई सही से रीस्टरलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये बहुत अच्छी चॉइस है, अगर आप ले सकें या आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको दिला सके तो आप ये रख कर करें। अब इसके बाद भी ऑप्शन है कि ये तकरीबन 99% के करीब की जो है आपको प्रोटेक्शन देता है, कि 95 के या 95 ओनली 95% आपको प्रोटेक्शन देता है। अगर आप ये दोनों फिल्टर्स को मिला लेते हैं, जो कि आपके पास अगर ये आपने इसके साथ फिट किया, जैसे कि आपने इसको इसके साथ फिट कर लिया,
यहाँ आपने इसको फिट कर लिया। इसके ऊपर एक अडेप्टर लगता है, उस अडेप्टर के लगने के बाद आपका ये वाला फिल्टर भी इस पर अटैच हो जाता है। जब ये अटैच हो जाता है तो आपकी प्रोटेक्शन 100% हो जाती है। आप 100% श्योर हो जाते हैं कि जी अब मैं इन्फेक्शन से सिक्योर हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपके इंस्टीट्यूट में कुछ अच्छी पॉलिसीज हो रही हैं, फॉलो हो रही, तो उनको आपको ये दे लेने चाहिए। इसमें आपकी कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी, आपकी एश्योरिटी भी हो जाएगी कि आप 100% सिक्योर हैं, और इन्फेक्शन कंट्रोल के भी मामला सही हो जाएंगे कि भाई आप इसको सही तरह से वॉश नहीं कर रहे आराम से। इसकी जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो भी आपको बता चुके थे कि आप इसको कोई भी सोपी वाटर लेके सोपी वाटर के अंदर इसको डिप कर लें। डिप करने के बाद इसको आप 10-15 मिनट वहाँ से रख के निकाल के किसी भी ल्यूकवार्म वाटर के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से रिंस करके सारा सोप निकाल लें इसको, और इसको ड्राई करके रख यूज़ कर लें। तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है इसको यूज़ करना, लेकिन ये आपके लिए N95 से ज़्यादा बेहतर है। अब सेकंड चीज़ ये कि जब हम बाहर जाते हैं, और आपको पता है आजकल तो हर तरफ इन्फेक्शन है, और ईद का सीज़न है तो बहुत रश है बाज़ारों में। तो बहुत सारे लोगों का फैशन है कि जी वो मास्क तो एक एसेंशियल चीज़ है, साथ में दोनों हाथों में ग्लव्स पहन के घूम रहे होते हैं। तो अब बाजार जाना है, वो शॉपिंग सेंटर में जा रहे हैं, हर चीज़ को हाथ लगाएंगे, उन्हीं हाथ से अपने कपड़ों को भी टच करते हैं, साथ में बच्चे भी गोद में उठाए उनको भी पकड़ रहे हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि आप जो डोमिनेंट हाथ है, डोमिनेंट हैंड है, उसके ऊपर ग्लव्स नहीं पहने, नॉन डोमिनेंट हैंड पे ग्लव्स पहने, और इसी से चीज़ें कैरी करके अपने ट्राल डालें, दरवाजे खोलें, कोई इन्फेक्टेड जगह है तो उसको टच करें, चीज़ों को इससे टच ना करें। इससे अगर आपके कोई मोबाइल फ़ोन आता भी, आपने फ़ोन निकाला ऐसे रखो और साफ़ ही हाथ से फ़ोन डालें, इससे कंटेमिनेशन जगह चीज़ों को ना छेड़ें। ये वाला हाथ आपने ग्लव्स पहना होगा, इससे आप पैसे दे दें, इससे बिल अदा करें, इससे चीज़ें पकड़ें, रेलिंग पकड़ें, प्रोडक्ट उठा के अपनी ट्रॉली के अंदर डालें, ये कर सकते हैं। तो दोनों हाथों में ग्लव्स पहना इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया। एक हाथ को फ्री रखें, एक हाथ को ग्लव रखें, ग्लव वाले काम से हाथ से चीज़ें पकड़ें और एक हाथ से अपने आपको बॉडी को टच कर सकते हैं। अब जैसे आपको बात करते करते इचिंग हो गई, आपने ग्लव्स के साथ इस तरह इचिंग कर ली, तो आपने तो इन्फेक्शन यहाँ लगा लिया। अब अगर आपका हाथ फ्री है और आपने किसी भी कंटेमिनेट जगह को नहीं टच किया, तो आप आराम से इचिंग कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ, तो आप इन्फेक्शन फ्री हैं। तो मेरी सजेशन है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो एक ही हाथ में ग्लव पहने, ताकि आपको ऐसा लगता है कि बहुत कंटेमिनेट जगह है तो आप उस हाथ से कंटेमिनेट जगह टच करें, और इस हाथ को आप फ्री रखें और इन्फेक्शन फ्री रहें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह फिर ईद के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो ईद के दिनों में भी दोबारा वीडियो करेंगे। आप लोग की कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी इंफॉर्मेशन की शेयरिंग हो, कोई भी आप बात बताना चाहते हो जो हमारे लिए फ़ायदे के मंद हो, तो ज़रूर हमें आप मैसेज करें, हमारे पेज पर पोस्ट करें। कोई क्वेरी हो तो उसके लिए मैसेज करें, हम आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी बात आप पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछें। तो इन ईद की छुट्टियों में अपना बहुत बहुत एंजॉय करें, बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने भी काम आए, दूसरों के भी सेहत का ख्याल रखें, और क्या कहते हैं उसको ना गैर ज़रूरी तरीके से बाहर ना जाएं। तो अल्लाह ने के मान आप सबका, और सब सेहतमंद रहें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।